आज सुनिए हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार सुधाकर राजेंद्र जी की लिखी हुई कहानी कुंवारी विधवा। तो प्रस्तुत है कहानी कुंवारी विधवा। परीक्षा का समय पास आते ही शरद जाने की तैयारियां करने लगा। 4 महीने के लिए वो जा रहा था। बावली का मन टूटने सा होने लगा। उदास स्वर में उसने पूछा, कब तक लौटेंगे? परीक्षा खत्म होते ही। लेकिन अभी तो काफ़ी देर है, कहकर बावली खामोश हो गई। पलकें पसीज उठीं। शरद ने उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, तेरी ये गमगीन सूरत अच्छी नहीं लगती। बावली तब भी मौन थी। कहो तो जाऊं ही नहीं, भाड़ में जाए परीक्षा। और इस बार बावली की डबडबाई आंखें मुस्कुराने लगीं। शरद ने उसकी हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लिया, फिर हौले से दबाकर सीढ़ियों से उतर गया। बावली रेलिंग पर जा खड़ी हुई और तांगे को जाती हुई देखती रही। शरद हाथ हिला रहा था। उत्तर में बावली ने भी हाथ हिला दिया, और जब तांगा आंखों से ओझल हो गया तो उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। शाम को जब चाय लेकर मामा को देने गई तो बावली ने देखा कि आज मामा मामी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तभी मामी ने उसे पुकारा, क्या है मामी? पहले मुंह मीठा कर, भगवान का प्रसाद है। बावली ने प्रसाद लेकर मुंह के अंदर डाल लिया, फिर पूछा, किस खुशी में प्रसाद दे रही हो मामी? पर मामी मुस्कुराए जा रही थी। बताओ ना, अब तू ही बता, कोई जवान लड़की कब तक घर में बैठी रहेगी? तेरी सगाई हो गई है। मैं समझी नहीं। हाँ बेटी, लड़का खानदानी और पढ़ा लिखा है, तू बड़े घर की बहू बनेगी, मामा बोले। क्या? और बावली को लगा कि किसी ने ऊपर से अचानक ढकेल दिया हो और चोट खाकर वो तड़पने लगी हो। मामा पर कर्ज था और कर्जदार के बेटे से उसकी सगाई पक्की कर दी गई। उसका सर चकराने लगा। एक ही क्षण में उसके चेहरे पर उदासी छा गई। मन में अनेक विचार आने जाने लगे। तो क्या वो शरद को भुला देगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखें डबडबा आईं। बावली ने अपने को संयत कर दृढ़ता से कहा, मामा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? मैं शादी करना नहीं चाहती। तो क्या कुंवारी ही रहेगी? मैंने कह दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी है। बस बस, हर लड़की शादी से पहले यही कहा करती है, मामा बोलकर जा चुके थे। बावली के चेहरे पर क्रोध के शिकन थी। मन रो रहा था। बावली विरोध ही करती रह गई। उसकी भावनाएं चोट खाकर तड़प उठी। व्यर्थ की व्याकुलता असंभव को संभव बनाने का प्रयास करने लगी। और फिर बारात आई और वो ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचते उसे पता चला कि उसका पति क्षय रोगी है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सुहाग रात के दिन ही उसके पति का रोग बढ़ गया और दूसरे ही दिन हवा पानी बदलने और इलाज कराने के लिए ले जाए गए। फिर कुछ दिन में पति की मृत्यु का तार मिला। घर में कोहराम मच गया। किसी ने झट उसकी मांग के सिंदूर को पोंछ दिया। चूड़ियाँ फोड़ दी गईं। वो पति का मुंह देख भी नहीं पाई थी कि क्या हो गया। उजड़ा सुहाग लेकर वो अपने मामा के घर आ गई थी। वो किसी से बोलती नहीं, न खाने की चिंता न सोने की। कब रात हुई कब सवेरा उसे कुछ पता नहीं। 3-4 माह हो गए। शरद कल आने वाला है। रेलिंग पर खड़ी वो धूप को देख रही थी। धूप भागती चली जा रही थी और एक मटमैली धुंधली सांझ छोड़कर चली गई। अंधेरा बढ़ने लगा और रात गहरी होती गई। बावली ने एक दीर्घ सांस छोड़ी। नियति की अवहेलनाओं ने उसे तोड़ कर रख दिया था। सारा उत्साह, सारी सहनशीलता उसके अंदर से इस तरह निकल गई थी जैसे बंद मुट्ठी से रेत निकल जाती है। इस 3-4 महीने के भीतर जिंदगी भी मटमैली सांझ की तरह धुंधली होकर अंधकार के गर्त में डूब गई, जहाँ सवेरा होने की उम्मीद टूट चुकी थी। उस दिन बरसात की शाम को पहाड़ी घाटियों के निर्जन प्रदेश में उसने शरद के सीने पर सिर रखकर वचन दिया था, मैं तुम्हारी हूँ शरद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पर वचन का पालन कहाँ कर पाई है। शरद जब सुनेगा कि मैं विधवा हूँ तो वो झट विश्वास कर लेगा। वो ये सब सुन सकेगा तब उस पर क्या बीतेगा। वो पागल नहीं हो उठेगा। मुझे झकझोर कर पूछेगा नहीं कि ये सच है, तब वो क्या जवाब देगी? कैसे समझाएगी उसे? उसकी मजबूरियों को सुनकर वो माफ़ करेगा? अनजान और बेकसूर शरद के साथ ये कितना बड़ा छल है। अब उसमें इतना साहस भी कहाँ रह गया कि वो शरद के सामने जाकर बात करे। शरद के आने से पहले ही वो मर क्यों नहीं गई? बचपन में ही उस पर माँ बाप का साया उठ गया था। तब वो मामा के यहाँ रहने लग गई थी।
16 साल की उम्र तक किसी प्रकार उसने इंटरमीडिएट तक कर लिया था। फिर एक दिन शरद आया। मामा का परिचित था और ऊपर वाले एक कमरे में रहता था। अंग्रेजी में पीएचडी करने के उद्देश्य से यहाँ स्टडी कर रहा था। उसमें कुछ ऐसा आकर्षण था कि इतनी हिल मिल गई जैसे बहुत पहले से वो परिचित हो। शरद के व्यक्तित्व से वो बड़ी प्रभावित थी और बातचीत का उसका ढंग कुछ ऐसा होता कि सुनते रहने का जी करता। मामा ने शरद का परिचय कराया था और मामा के चले जाने के बाद भी वो हंसता सा उसे देखता रहा था। शर्म से उसकी नज़रें झुक गई थीं और आंचल का छोर उंगलियों में लपेटते लपेटते वहाँ से खिसक गई थी। बावली सचमुच बावली हो गई थी। बावले नयन किसी को ढूंढते रहते, कल्पनाओं में डूब जाती, पलक ढकने लग जाती और आप ही आप मुस्कुरा उठती। एक बार वो शरद की चिट्ठी लेकर देने गई थी। उस समय शरद सीने पे किताब रखे सोया था। बावली एक क्षण ठिठकी, फिर शरद की उंगलियों को झटके से हिला दिया, पर वो नहीं जाग सका। बावली ने दोबारा उसकी उंगलियों को पकड़कर ज्यों ही हिलाया, शरद ने आंखें खोल दी और उसकी तर्जनी के पोर को पकड़े रहा। वो शरद पर झुकी रही। आंचल कंधे से हटकर नीचे खिसक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर वो शरद के पास ही बैठ गई थी और कुछ ही क्षण बाद उसका सिर शरद की छाती पर था और शरद की उंगलियां उसके इर्द गिर्द दौड़ रही थीं। तब एक दिन शाम को घूमने के इरादे से वो शरद के साथ पहाड़ी घाटियों में गई थी। उस समय कहाँ मालूम था कि आज का ये दिन फिर कभी नहीं आएगा। आज का दिन खुशियों का आखिरी दिन है। अनेक कल्पनाएं की थी उस दिन, पर सब बालू की भित्ती की तरह ढहती चली गई। अतीत की स्मृतियां शूल की तरह चुभती रहती थीं। वो फपक पड़ी और आंखें पोंछते पोंछते रेलिंग पर जा खड़ी हुई। बरसात की तरह आज भी सुबह से पानी पड़ रहा था। शाम को आसमान साफ हुआ था। वृक्षों के पत्ते हवा में हिलते और पत्तों पर जमा पानी झरझर कर नीचे गिरता रहता। बिजली के तारों पर थमी वर्षा की बूंदें हल्की हल्की धूप में मोती सी चमक रही थीं। जहाँ जहाँ तारों पर बैठे पक्षी अपने पंख पर से पानी झाड़ रहे थे, कोई गौरैया आकर बैठता और कोई उड़ जाता। और बावली शून्य में दृश्य गड़ाए दार्शनिक की भांति किन्हीं गुत्थियों में उलझी थी। जब वर्तमान में लौटी तो उसकी दृष्टि तारों पर थमी वर्षा की बूंदों पर आकर थम गई। हवा का एक झोंका आया और कुछ बूंदें नीचे टपक पड़ीं। एकाएक बावली के हाथ अपनी आंखों पर चले गए। उसके हाथ में कागज का एक बड़ा सा टुकड़ा था। वो बार बार उसे देखती और फिर उसके चेहरे पर भय और चिंता की रेखाएं उभर पड़ती, रह रहकर कांप उठती। चेहरे का रंग उड़ने उड़ने सा हो जाता, आंखें छलछला उठती, फिर आंचल से उसे पोंछ लेती। अंधेरा बढ़ने लगा था और आसमान में तारे छिटक आए थे। बावली ने पड़ोस की एक झोपड़ी में टिमटिमाते हुए दीपक को देखा। उसकी लौ काँप रही थी, जैसे सारे दुख दर्द को बांट देने के लिए तड़प रही हो। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर उसने तुलसी में पानी दिया और हाथ जोड़े आंखें मूंदे रही। पूजन के बाद गीले कपड़ों की रस्सी पर सूखने के लिए डालने लगी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर मुस्कुराते हुए शरद पर पड़ी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, होठों पर हंसी फूट पड़ी, किंतु उसी क्षण उस पर गहरी उदासी छा गई। वो केवल साड़ी लपेटे थी, रस्सी से लटकती साड़ी की ओट में हो गई। शरद अंदर आ चुका था और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के पास रुक गया था। मामा मामी कहाँ गए? मामी मैके गई हैं और मामा सवेरे ही जरूरी काम से बाहर निकल गए। 3-4 सीढ़ी चढ़ने के बाद शरद रुक गया और बावली से बोला, मैंने आज सुबह से एक भी चाय नहीं ली, अगर तुम। बावली सुनकर चुप रही। शरद ऊपर चला गया और जब बावली चाय लेकर शरद के पास गई, बाहर देखने लगी। चाय पीता हुआ शरद एकटक बावली को देख रहा था। सफ़ेद वस्त्रों में वो धुली धुली सी लगती थी। लंबे बाल नितंब तक लटक रहे थे। उसने एक अंगड़ाई लेकर सिगरेट के से सिगरेट निकाली और सुलगा कर पीने लगा। बावली को खामोश देखकर उसने पूछा, बहुत नाराज़ दिखती हो? बावली मौन थी। हर पहला प्रेम गहरा होता है और एक दूसरे से पल भर की दूरी असहनीय हो उठती है। पर जानती हो बावली, ये 4 महीने कैसे कटे हैं? हर वक्त लगता तुम मेरी नज़रों के सामने खड़ी हो जाती हो। मैं उस छाया को अपलक देखता रहा और उस पहाड़ी घाटियों के निर्जन प्रदेश में केवल हम और तुम थे। चारों ओर खामोशी थी, तुम मेरे पास थीं और ये सभी दृश्य आंखों के सामने तैरने लगते।
सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसने शेष जली सिगरेट को एस्ट्रे में डाल दिया, फिर पीठ के पीछे तकिया रखकर बैठ गया। आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई थी। कुछ क्षणों के बाद बोला, एग्जामिनेशन ख़त्म होते ही मुझे माँ ने कहा, तेरे लिए एक सुंदर लड़की देखी है, तेरी जल्दी शादी कर दूं ताकि बहू का मुख देख सकूं। मेरे पिताजी ने सब बात पक्की कर ली है। शरद कहते कहते रुक गया। बावली थोड़ी सी हिली, जैसे दीपक की लौ कांप गई हो। शरद ने फिर बताया, पर बावली, मैंने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। घर में लोग बेहद नाराज हो उठे। माँ ने मनाने की कोशिश की। पिताजी का दिया हुआ वचन मेरी अस्वीकृत से टूट गया था और एक बाप ने गुस्से में आकर मेरा अपमान किया, घर से निकल जाने की धमकी दी। उस रात से हमेशा के लिए घर से निकल गया। बावली ने इस बार बड़ी लंबी सांस ली। बावली, मैंने केवल तुमसे प्यार किया है। ये मेरा सौभाग्य ही तो है जो तुम जैसी नारी मेरे निकट आई। फिर मैं अपने प्रेम को, अपने प्यार को कैसे कलंकित कर देता। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है, प्यार किया है। फिर मैं इतना हृदयहीन तो नहीं कि तुम्हारे साथ छल करूं, तुम्हें धोखा दूं। आरंभ से अभाव और उपेक्षा की गोद में पले रहने से मेरा हृदय इतना संवेदनशील हो गया है कि थोड़ी आत्मीयता मिलते ही मैं उसे प्राप्त कर लेने के लिए उतावला हो उठता हूँ। तुमसे जो स्नेह मिला है उसे कैसे भुला देता। फिर सामने शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के सिवा रह क्या गया था। शरद बिस्तरे से उतरकर बावली के पीछे आकर खड़ा हो गया। नितंब तक लटक रहे कुछ बालों को अपने हाथों में लेकर बोला, सच बावली, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। और भावावेश में उसने बावली को घुमाकर अपने अंक में भर लिया, किंतु वो चौंक पड़ा। बावली की आंखें आंसुओं से तर थीं। तुम रो रही हो? मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा बावली, तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। शरद ने उसे और जोर से अपने में चिपका लिया, पर बावली अपने को छुड़ाकर अलग हो गई। आंसुओं के बीच उसकी वाणी फूट पड़ी, मुझसे अलग रहो शरद, अब मैं तुम्हारे योग्य नहीं रही, मैं विधवा हूँ। तुम्हें आज क्या हो गया है? मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें धोखा दिया है, इतना बड़ा अपराध जो माफ़ नहीं किया जा सकता। मुझे भूल जाओ शरद, और किसी से तुम शादी कर लो। बावली जोर से फपक पड़ी। शरद चकित था। वो बावली की ओर बढ़ा, पर बावली पीछे हट गई। नहीं नहीं शरद, एक विधवा के अंदर सोई हुई भावनाओं को मत उभारो, ये पाप है शरद। बावली, ये कैसा मजाक है? शरद को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे देखो शरद, क्या अब भी मैं तुम्हें वही बावली दिखती हूँ? मेरे वस्त्र, ये सूने हाथ, ये क्या कोई युवती इस तरह रह सकती है? और बावली ने फिर सब कुछ बता दिया। बावली, शरद बड़े जोर से चीखा। वो कांपने लगा, कदम लड़खड़ाने लगे, आंखों में अंधेरा छाने लगा, आंखों से सोते फूट पड़े। बोलना चाहकर भी वो बोल नहीं पाया। फिर वो गिर गया। बावली सिसकती रही, आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई थी और इस बाढ़ में सब कुछ बहा जा रहा था। दरवाजे पर सिर रखे रोती रोती बोली, माफ़ कर दो शरद, तुम्हारे जाते ही मैं लुट गई। मैं विवश थी शरद, मैं सच। बावली ने घूम कर देखा। शरद की 10 उंगलियां उसके चेहरे पर काँप रही थीं। एक ही क्षण में क्या से क्या हो गया। वो सिसकती शरद को देखती रह गई। इस बार शरद बावली को एकटक देखने लगा। उसके चेहरे पर उदासी और पीड़ा की घनीभूत छाया थी। बावली से नहीं देखा गया। उसने अपनी हथेली में मुंह को छिपा लिया और तेजी से कमरे से बाहर हो गई। कुछ दिन बीते, पर दोनों में से कोई एक दूसरे से नहीं बोलते थे। दोनों की नज़रें टकरा जाती, पर आप ही झुक जाती। शरद का मरमाहत दिल फट पड़ता। बावली की आंखें शरद को देखते ही उमड़ पड़ती और दूसरी तरफ आंखें पोंछ लेती। हर वक्त खामोशी छाई रहती। और एक रात भयानक आंधी आई। मूसलाधार वर्षा होने लगी। बादल कड़क उठते थे, बिजली चमक उठती। तब बादल इतने जोर से गरजते मानो प्रलय होने वाला है। बावली पड़ी पड़ी स्मृतियों में खोई थी। तभी शरद के कमरे के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। उसे लगा ये भ्रम होगा, किंतु मन नहीं माना। कुछ देर बाद वो उठी और शरद के कमरे में जाकर देखा। कमरा खाली था और दरवाज़ा खुला पड़ा था। वो तेजी से नीचे भागी। घर का दरवाज़ा भी खुला था। बावली का दिल धक से रह गया। बावली इस आंधी तूफान में दौड़ने लगी और कुछ दूर जाने के बाद अचानक बिजली की चमक में उसे शरद को देखा। रुक जाओ शरद, वो चिल्लाई।
एक क्षण के लिए छाया के पांव ठिठक गए और फिर आगे बढ़ते चले गए। बावली दौड़ती रही छाया के पीछे, पर छाया बढ़ती जा रही थी। बावली गिर पड़ी। वो चीख उठी, रुक जाओ शरद, शरद। पर प्रत्युत्तर आया, बावली तुम कुंवारी नहीं, विधवा हो, विधवा। अभी आप सुन रहे थे सुधाकर राजेंद्र जी की लिखी हुई कहानी कुंवारी विधवा। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।